नमस्कार, स्वागत है आप सभी का A1 उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। चंपावत विधानसभा उपचुनाव 2022 मतदान को लेकर लोगों में दिखा उत्साह, तो 3 जून को होगी मतगणना। उत्तराखंड में राज्यसभा भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर कल्पना सैनी ने भरा नामांकन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक रहे मौजूद, तो बैठक में विधायकों से की गई चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी का वर्चुअली संवाद कार्यक्रम, किसानों के खातों में 11वीं किस्त की जारी। ग्राम प्रधानों और स्वयं सहायता समूहों का किया सम्मान। देहरादून में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम। मुख्य अतिथि के रूप में अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल एडमिरल DK जोशी रहे मौजूद। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने दिलाई शपथ। ऋषिकेश पुलिस की कार्रवाई, फरार हुए 2 चोरों को किया गिरफ्तार। वारदात में शामिल 2 नाबालिग को भी लिया हिरासत में। आरोपियों से मोबाइल और स्कूटी की बरामद। अब खबरें विस्तार से। खबर उत्तराखंड के चंपावत से है, जहां जिले में मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह दिखाई दिया, जिसके चलते मतदान केंद्र पर लोगों की भीड़ भी उमड़ी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत में बनवसा के एक मतदान केंद्र पहुंचकर मतदाताओं से मुलाकात भी की, साथ ही मतदान केंद्र का जायजा लिया। इसके साथ ही उपचुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत 4 प्रत्याशी मैदान में हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री धामी को खटीमा से हार का मुंह देखना पड़ा था। ऐसे में क्षेत्र के पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी ने यह सीट उनके लिए खाली कर दी थी। उत्तराखंड से भाजपा की राज्यसभा प्रत्याशी कल्पना सैनी ने देहरादून में विधानसभा पहुंचकर नामांकन किया। नामांकन प्रक्रिया के दौरान प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल, पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत सहित राज्यसभा सांसद नरेश बंसल भी मौजूद रहे। देहरादून में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल एडमिरल DK जोशी ने शिरकत की और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी शामिल हुए। इस अवसर पर अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल एडमिरल DK जोशी ने तंबाकू निषेध शपथ भी दिलवाई। सेवन नहीं करूंगा एवं इस परिसर में आपका हार्दिक। केंद्र सरकार की ओर से गरीबों को मिलने वाली सीधी मदद और जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। गरीब कल्याण सम्मेलन के माध्यम से की गई बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जरूरतमंदों से हर तरह की जानकारी ली और उनके सामने आ रही समस्याओं के बारे में भी पूछा। उत्तराखंड के हल्द्वानी स्थित MBPG कॉलेज के हॉल में लगी बड़ी स्क्रीन के माध्यम से सैकड़ों लाभार्थी PM से जुड़े। कार्यक्रम के दौरान रामनगर से वरिष्ठ विधायक दीवान सिंह बिष्ट भी मौजूद रहे। जनपद के विभिन्न विभागों के कर्मचारी ने स्टॉल लगाकर संबंधित सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी। ये जो गरीब कल्याण योजना है, इसके आज हमारे जो प्रदेश केंद्रीय जो सरकार है उसके 8 साल पूरे हुए हैं और हम सब लोगों को ध्यान है कि 2014 से पहले जो समस्याएं देश के अंदर थी, उस गरीब व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं को जो लाभ मिलना चाहिए था, वो 2014 के बाद इन 8 वर्षों में उस व्यक्ति तक सरकार पहुंची है। जिसके बाद सरकार की जो योजनाएं बनती तो जरूर थी, लेकिन उन योजनाओं का लाभ किसी भी उस व्यक्ति को नहीं मिलता था जो समाज के अंतिम पायदान पर
बेड़ा तो जो जितनी भी योजनाएं जो उसकी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, पानी की, बिजली की, घर की, खाद्यान्न, शिक्षा की, अन्य जो चीजें हैं, स्वास्थ्य की, तो आज इन 8 वर्षों में वो सारी व्यवस्थाएं, वो सारी आवश्यकताएं उस गरीब व्यक्ति तक सरकार ने पहुंचाई है केंद्र की। तो उसके लिए हम अपने प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। अब खबर अल्मोड़ा से है, जहां उदय शंकर अकादमी में प्रधानमंत्री मोदी के वर्चुअली संवाद कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के खाते में 11वीं किस्त डिजिटली माध्यम से जारी की, जिसकी राशि लगभग 21,000 करोड़ रुपए है। केंद्र पोषित योजनाओं के लगभग 210 लाभार्थी कार्यक्रम में शामिल हुए। आपको बता दें, ग्राम प्रधानों और स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। इसके साथ ही ताकुला ब्लॉक क्षेत्र के स्वयं सहायता समूहों को 6 लाख रुपए के चेक भी प्रदान किए गए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन आज पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ वर्चुअल संवाद के रूप में किया जा रहा है। जनपद के अंतर्गत भी जो विभिन्न केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाएं हैं, उनके 13 योजनाओं के लगभग 210 लाभार्थियों ने यहाँ उदय शंकर नाट्य अकेडमी में हुए कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिभाग किया। जो लोग अच्छा कार्य अपने अपने क्षेत्रों में कर रहे हैं, माननीय अतिथि गणों द्वारा उनको भी सम्मानित किया गया और सभी ने माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संवाद था पूरे देश के लाभार्थियों के साथ, उसको भी सुना। खबर पौड़ी से है, जहां राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा कुसुम कंडवाल कोटद्वार दौरे पर रही, जहां उन्होंने राजकीय संप्रेक्षण गृह और कोतवाली में महिला हेल्प डेस्क का निरीक्षण किया। महिला आयोग की अध्यक्षा बनने के बाद कुसुम कंडवाल पहली बार कोटद्वार पहुंची। उन्होंने कहा कि राज्य में स्पा सेंटर के नाम पर महिलाओं से अनैतिक काम कराया जा रहा है, जिसके लिए सरकार ने सुझाव मांगे हैं। सरकार जल्दी स्पा सेंटर पर लगाम कसने जा रही है। उधम सिंह नगर के किच्छा में इंट्राक कंपनी कर्मचारियों का कंपनी प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी है, जिससे कंपनी प्रबंधन और कर्मचारियों के आमने सामने आने से विवाद बढ़ गया। वहीं हंगामे पर पहुंची पुलिस ने बामुश्किल मामला शांत कराया। आपको बता दें कि वेतन वृद्धि, बर्खास्त कर्मचारियों को बहाल करने और एलटीए बोनस सहित 13 सूत्री मांगों को लेकर बीते 290 दिनों से कंपनी गेट पर धरना प्रदर्शन जारी है। ये है कि मैनेजमेंट ये चाहता है कि इस हमारे यहाँ की कंपनियाँ सीधे बाहर जाए और यहाँ का काम ना हो। जैसे किच्छा प्लांट उनने बंद किया है, वैसे वो रुद्रपुर प्लांट बंद किया है, जैसे वैसे वो किच्छा प्लांट बंद करना चाहता है और सारे लाखों मजदूरों को वो बेरोजगार करना चाहता है। और ये मामला हमारा हाई कोर्ट पे भी गया है, पर वो कुछ नहीं समझ रहा। वो ये चाह रहा है कि वो हाई कोर्ट की भी नहीं मान रहा है। तो हमारे ये वर्करों को यह है कि आए दिन मशीनें यहाँ से बाहर जाए जा रही, क्योंकि ये प्लांट भी वो बंद करना चाहता है। उस मशीनों से बाहर जाके अलग प्लांट खोलना चाहता है। वो अपनी हमारे इस प्लांट को भी बंद करना चाहता है, जैसे वो पंतनगर के प्लांट को बंद कर रहा है। इसी वजह से हम ये यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, सारी क्या कहते हैं फैमिली को लेके, अपने बच्चों को लेके। 290 दिनों से ये धरना चल रखा है हमारा, क्योंकि इन्होंने पंतनगर प्लांट में भी इसी तरह की साजिश रच के उस प्लांट से मशीनों को बाहर निकाल दिया। आज वहाँ के जो लगभग 450 मजदूर हैं, रोजी रोटी का संकट है, आज वो लोग वहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं और वहीं बना रहे हैं, वहीं खा रहे हैं, महिलाओं बच्चों को लेकर वहीं बैठे हैं। और वही साजिश ये लोग यहाँ रचना चाहते हैं कि जो मशीनें यहाँ से निकाल दी जाए और कहीं ना कहीं दूसरी जगह इस मामले को शिफ्ट किया जाए, मशीनें निकाल के। और जो यहाँ के मजदूर है उत्तराखंड में छलावा करके इनकी मजदूरों को संग छल करके यहाँ के लोगों को छोड़ के नई जगह जाया जाए। गैर कानूनी तरीके से तालाबंदी जो की है, और माननीय न्यायालय ने आदेश भी किया हुआ है कि ये जो गैर कानूनी तरीके से इन्होंने तालाबंदी की है, इसको शासन प्रशासन को भी कह रखा है कि वो अपना बताएं कि ये कानूनी है या गैर कानूनी है। उसको भी समय पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी शासन की तरफ से रिपोर्ट बन करके नहीं आई है। जिला प्रशासन की तरफ से भी अभी जो गैर कानूनी कृत्य हैं, जो गैर कानूनी काम हैं, उन पर रोक नहीं लगाई जा रही है। यहाँ से 4 साल हो गए हमें, मैनेजमेंट हमारा फैसला नहीं कर रहा है। सब वर्कर बाहर कर रखे हैं, पंतनगर के भी, किच्छा के, हमारे बाल बच्चे रोड पे आ गए हैं। और आए दिन ये गाड़ी मशीन बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। इसका ऑर्डर हमें कोर्ट से मिला हुआ है
फिर पे दिन कोशिश कर रहा है वर्करों को। बहुत कोशिश करने के बाद भी हम यहाँ बैठे हैं, हमारे बाल बच्चे स्कूल ना जा रहे, यहाँ पे भूखे हैं, प्यासे हैं, जैसा भी है सरकार हमारे लिए कुछ निर्णय करे। वहीं ऋषिकेश के कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने राह चलते युवक से मोबाइल लूटकर फरार हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और वारदात में शामिल 2 नाबालिगों को भी संरक्षण में लिया। साथ ही आरोपियों से लूटा गया मोबाइल और वारदात में शामिल स्कूटी भी बरामद कर ली गई है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत डोईवाला दौरे पर हैं, जहां उन्होंने हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर पत्रकारों को सम्मानित किया और वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर कार्यकर्ताओं के मनोबल को भी बढ़ाया। इस दौरान धामी सरकार पर जमकर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार मुस्लिम यूनिवर्सिटी के गर्व से पैदा हुई है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने उनके नाम से झूठी खबरें वायरल करवाई, जिसमें कांग्रेस पर झूठे आरोप लगाए गए हैं। नहीं है कि मैं लड़ूं। इस समय महत्वपूर्ण यह है कि मैं जहां से भी कोई कांग्रेस का व्यक्ति लड़े उसको जिताने के लिए काम करूं। जो गलती विधानसभा के चुनाव के वक्त में होगी उसको मैं लोकसभा के वक्त में चाहूंगा कि वो न दोहराई। आपने कहा मैं तो स्पष्ट तौर पर आरोप लगा करके कह रहा हूं कि जो वर्तमान उत्तराखंड सरकार है, धामी सरकार है, वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी के दुष्प्रचार के गर्व से पैदा हुई। मुस्लिम यूनिवर्सिटी के गर्व से पैदा हुई है धामी सरकार। और मैं चुनौती दे करके कह रहा हूँ भाजपा के लोगों को, वो ऐसा एक भी अखबार ला करके दिखा दे जिसमें मेरा ये बयान हो कि कांग्रेस सत्ता में आएगी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। अब खबर देहरादून से है, जहां आप पार्टी के प्रदेश संगठन समन्वयक जोत बिष्ट ने बजट सत्र पर सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि बजट सत्र गैरसैंण में आयोजित करने की सरकार पहले घोषणा कर चुकी थी, लेकिन अब गैरसैंण में यह बजट सत्र नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार को गैरसैंण में हुए खर्च का हिसाब देना चाहिए। उत्तराखंड का दुर्भाग्य देखिए कि जिस गैरसैंण को भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया था, उसमें विधानसभा का ग्रीष्मकालीन सत्र आयोजित करने की घोषणा करने के बाद सरकार ने उस सत्र को गैरसैंण में न करने की घोषणा कर दी। इस बात से एक बात तो साफ होती है कि सरकार में जो लोग बैठे, मुख्यमंत्री से लेकर के और पूरी नौकरशाही, वो चीज़ों को समय पर समझ कर करने के बजाय अनाप शनाप घोषणाएं करने के बाद उनको रद्द कर रही है। एक तरफ गैरसैंण में सत्र करने का घोषणा के बाद वहाँ पर व्यवस्थाओं के लिए टेंडर करके जो धनराशि का दुरुपयोग हुआ उसका जवाब कौन देगा। लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरी बात, जो महत्वपूर्ण बात है कि गैरसैंण का डंका बजाने के बाद, ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा के बाद भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार अपना ग्रीष्मकालीन विधानसभा सत्र गैरसैंण में नहीं कर पाती। इससे बड़ा दुर्भाग्य उत्तराखंड का क्या होगा। जहां कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना के तहत श्रीनगर के स्वीद गांव में चल रहे टनल निर्माण कार्य में एक मजदूर की मौत हो गई। मजदूर की मौत के बाद अन्य मजदूरों ने निर्माण कार्य बाधित कर मृतक के शव के साथ कार्यदायी संस्था के कार्यालय में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। दरअसल सुरंग निर्माण कार्य में चालक वीर सिंह की तबियत खराब होने के चलते इलाज के समय मौत हो गई, जिसके बाद रेलवे परियोजना की कार्यदायी संस्था द्वारा आनन फानन में मृतक के शव को अंत्योष्टि के लिए शमशान घाट ले जाया गया। आपको बता दें कि जब इसकी सूचना स्थानीय लोगों को मिली तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद शव को घाट से वापस लाकर मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया। कंपनी में कार्यरत मजदूरों की मांग है कि मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा मिले। हमारी मांग एक उचित मांग है और जिस प्रकार से इनका रवैया रहा है, सुबह मुझे किसी व्यक्ति का फोन आता है कि एक कंपनी में कोई वर्कर था, उसकी डेथ हो चुकी है और ये बिना परिजनों की सहमति से और बिना पोस्टमार्टम किए हुए उस व्यक्ति का अंत्येष्टि कर रहे हैं। फिर मैंने कोतवाल साहब को फ़ोन किया, अपने पुलिस चौकी के इंचार्ज को फ़ोन किया
उसके बाद बॉडी को हम घाट से उस बॉडी को वापस लेके आते हैं। और सोचने की बात यह है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म से अगर संबंधित है उसका उसी प्रकार से संस्कार किया जाता है। यहाँ जो है उस आदमी को एक सामान्य तरह से लाकर, एक लावारिस तरह लाकर 2 टायर और 4 लकड़ियों के बीच में जलाने का प्रयास किया जाता है। और आनंद फानन में इसका क्या मतलब होता है ये आप सब लोग समझ सकते हैं। जो मजदूर यहाँ पर काम करने के लिए आए हैं, इनके लिए एक संख्या है, पता नहीं कितने लोग यहाँ पर मर रहे हैं। ये ऐसे ही उन लोगों को ये मार रहे हैं, कहाँ मार रहे हैं, कहाँ दफना रहे हैं, कहाँ ये जला रहे हैं, कोई इसका पता नहीं है। जितनी सारी कंपनियां यहाँ पर, एकॉम जैसी कंपनी यहाँ पर काम कर रही है रेलवे का, हम उन तमाम सारी कंपनियों से ये बात करना चाह रहे हैं कि मजदूर के हक में हम लोग लगातार लड़ाई लड़ेंगे। और दूसरा, जितना कंपनसेशन की बात हम लोग इनसे कहना चाह रहे हैं, वो अगर ये कंपनसेशन नहीं कह देते हैं तो इनका काम बदस्तूर बिल्कुल हम बंद रखेंगे। और लगातार जो भी इनका नुकसान होगा इनकी भरपाई यही जाने। हम पे भी मुकदमे हो जाए, हम इसके लिए इस पे ऊपर भी पीछा नहीं हटेंगे। हमारे ऊपर भी मुकदमे लगाने होंगे, हम भी उसके लिए तैयार हैं। वैसे आज उनका पोस्टमार्टम हुआ है और पोस्टमार्टम से कल और क्लियर हो जाएगा। तो कंपनी ने जो है अपना स्टैंड रख के, वैसे तो कोई कंपनसेशन बनता नहीं है, बिकॉज अगर इंजरी होगी, एक्सीडेंट होगा, उसमें क्लेम बनता है। ये नेचुरल डेथ है, फिर भी कंपनी ने अपना स्टैंड करके 6 लाख रुपए मदद करने का फैसला किया है, जो कि इनको डायरेक्ट मिल जाएगा जल्दी ही। 6 लाख के अलावा हमने इनकी जो मिसेस हैं उनको नौकरी का भी ऑफर दिया है, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है। तो नौकरी का ऑफर 3 या 4 साल जो भी हमारा काम यहाँ पे चलेगा, आर्मिनल में हम PMC में पेंट्री डिपार्टमेंट में इनको रखेंगे और सैलरी हमारी तरफ से जाएगी मिनिमम वेजेस, जो कि अनस्किल्ड की जाती है। उत्तराखंड में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ देश विदेश के पर्यटक यहाँ की वादियों का लुत्फ उठाने वर्ष भर आते रहते हैं। माउंटेन साइकिल एसोसिएशन के द्वारा पहल शुरू की गई है, जिसमें अल्मोड़ा के 7 सदस्यीय दल साइकिल से छोटा कैलाश की यात्रा कर अल्मोड़ा लौटे हैं। दल के सदस्यों का अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी सहित अनेक लोगों ने स्वागत किया। हम लोगों ने हाई एल्टीट्यूड की यात्रा करी है। अभी हम आदि कैलाश में साइकिलिंग करके आए हैं और अल्मोड़ा से हमारे 7 लोग यहाँ पे हैं जिन्होंने ये साइकिलिंग की है। वैसे पूरे ऑल ओवर इंडिया से 65 पार्टिसिपेंट थे और हमारे मोहन भंडारी जी ने इसमें टॉप किया है। वो जॉलिंगकांग होकर के आए हैं, जो हाईएस्ट एल्टीट्यूड है। हाईएस्ट एल्टीट्यूड में सांस लेना भी मुश्किल होता है, वहाँ पे हमारी टीम के सदस्य पहुँचे हैं। तो ये नहीं कि अल्मोड़ा में बहुत बड़ा पोटेंशियल है साइकिलिंग का, और आपके सामने हम लोग आए हैं। आज हम लोगों ने ये यात्रा सिर्फ पिथौरागढ़ तक ही नहीं की है, बल्कि हम पिथौरागढ़ से भी साइकिल से आए हैं। हमने पिथौरागढ़ से जागेश्वर कल साइकिलिंग करी और नाइट स्टे जागेश्वर में किया, और उसके बाद हम जागेश्वर से आज अभी अल्मोड़ा पहुंचे। उत्तराखंड के जसपुर क्षेत्र के चमन बाग में रहने वाले अर्पित चौहान ने संघ लोक सेवा आयोग में 20वीं रैंक हासिल कर कीर्तिमान हासिल किया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी अर्पित सिविल सर्विसेज में 289 रैंक हासिल कर चुके हैं। वहीं 20 रैंक आने के बाद से पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। वहीं अर्पित को बधाई देने के लिए उसके घर पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का तांता लगा है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वन टीवी। नमस्कार।